गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज से जो है हम अपना UPSC और PPSC का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस कोर्स का जो बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम जो है अपना जो पहला बैच है वो हमारा होगा AMC का, ठीक है, एंशिएंट मिडीवल और कल्चर, तीनों एक साथ चलेंगे। और आज की जो क्लास होगी उसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा और उसके अलावा आज की क्लास चाहे जितनी मर्जी लंबी चली जाए, हम जो है आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले जो है क्योंकि आपका जो है आज जो है फर्स्ट क्लास है, तो पहले के जो शुरू के 10, 15, 20 मिनट है उस पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपने नोट्स बनाने हैं, क्या आपकी जो है अप्रोच रहेगी, जो बैच आप शुरू करने जा रहे हो अगले 1 साल तक, क्या किस तरीके से आपको जो है आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं, आपको जो न्यूज़पेपर है उसको किस तरीके से पढ़ना है, या फिर अपने नोट्स जो है उनको किस तरीके से बनाना है, या फिर जो आपकी जो रेफरेंस बुक्स जो हैं या फिर आपकी जो NCERTs जो हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो एंशिएंट मिडीवल जो है, जो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और उसके साथ जो हमारा कल्चर होता है उन तीनों को एक साथ जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों को मतलब एक साथ मिला के पढ़ा जाता है। और जो कल्चरल वाला पार्ट होता है अदरवाइज भी आपका, उसको अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। वो क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? जैसे जैसे आप इसको जो है हमारा जो सिलेबस जो है वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो है अब जब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं AMC, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है कि आपको जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं और उसके अलावा कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनको जो है आप फॉलो कर सकते हो। तो जो तो बच्चे हैं ये वाला जो कोर्स होगा UPSC और PPSC दोनों बच्चों के लिए होगा, क्योंकि जो सिलेबस है दोनों का वो सेम होता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा कि ये वाली चीज़ जो है ये सिर्फ UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे UPSC वाले होंगे उनको उन चीज़ों को करना है, और जो बच्चे सिर्फ जो है PPSC पे फोकस कर रहे हैं उनको इन चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले ये देख लेते हैं कि AMC हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये जो आपका AMC आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो है प्री है आपका, प्री में इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेंस होता है उसमें 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एंशिएंट मिडीवल और कल्चर है, तीनों में से मेंस में से आपको 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, और जो आपका ये है प्री है उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। जो आज वाला जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री, इसमें अभी तक मतलब पिछले 5 या 6 सालों में मैंने 2013 तक के पेपर्स जो हैं वो चेक किए हैं, तो उसमें से प्री हिस्टोरिक पीरियड में से कोई भी सवाल जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, मेंस में। और प्री में भी इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, जो एक आध सवाल पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज जो है सिर्फ आज वाला टॉपिक छोड़ के और एक टॉपिक छोड़ के इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला है उसमें से आपसे प्री से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, मेन से रिलेटेड सवाल जो है वो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां से नहीं पूछे जाते। तो हम जब ये जो कोर्स हम आज से जो शुरू कर रहे हैं, जो आपका ये वाला मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका जब हम गुप्ता जो है वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से जो आपके जो मेन से रिलेटेड जो सवाल है वो भी हम साथ के साथ करना शुरू कर देंगे। तो वो जो हमारा मॉड्यूल होगा या वो वाला जो हमारा पार्ट होगा वो इस तरीके से चलेगा कि मैं क्लास में जैसे हमने एक टॉपिक जो है उसको कवर कर दिया, तो मैं आपको क्या करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर कोई भी इस तरीके का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले 5 से 10 सालों के अंदर तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जैसे ही हमारा सिलेबस टॉपिक जो है पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता पीरियड के ऊपर 5-6 सवाल हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही गुप्ता पीरियड मान लो फिनिश होता है तो मैं आपको उसके ऊपर एक सवाल दे दूंगा, जैसे आपका विजयनगरा एम्पायर है या आपका बहामनी एम्पायर है, इनके ऊपर जो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं।
तो वो जैसे ही हम वो टॉपिक फिनिश किया करेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर जो मेंस रिलेटेड जो सवाल होगा वो मैं आपको आंसर लिखने के लिए दे दिया करूंगा। तो आपको क्या करना है, उस आंसर को फिलहाल सिर्फ जब तक ये एएमसी वाला मॉड्यूल चल रहा है या फिर जो जिन बच्चों का ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि उनको जो है उस आंसर को बिना किसी टाइम लिमिट के, और इसमें जो है आप जो अपनी बुक है उसको भी ओपन कर सकते हो, जो इंटरनेट की मदद है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करके देना है, मेरे को एक आंसर फ्रेम करके देना है 250 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और कोशिश करना कि आपके वर्ड्स जो है 250 से थोड़े से एक्सीड कर जाए, मतलब ऑलमोस्ट अपना टारगेट जो है 280 वर्ड्स तक का रखना, ठीक है। पेपर में आपसे कहा जाता है 250 वर्ड्स में लिखो, लेकिन आप टारगेट रखना है कि 280 वर्ड्स तक आप जो है अपना आंसर वो कंप्लीट करो। उसके अलावा 2 पेजेस की स्पेस दी होती है यूपीएससी ने, तो कोशिश करना कि 2 पेजेस जो है आपके ये जो 280 वर्ड्स है 2 पेजेस के अंदर अंदर खत्म कर दो आप, ठीक है। तो ये जो है एक चीज इसका ध्यान रखना है। और उसके अलावा जैसे हमारा जो टॉपिक फिनिश होगा तो मैं आपको उसके ऊपर आपको जो है मेंस से रिलेटेड एक आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके दिया करूंगा। आपको उसका आंसर जो है किसी भी सोर्स से जहां से आपको मिलता है अपने तरीके से उसको लिख के, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी जो सेटिंग्स जो है वो चेंज कर दी हुई है, तो अब उसमें जो है आप अपनी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो और आप अपने आंसर्स जो है लिख के और उसको स्कैन करके उन आंसर्स को आप वहां भेज दिया करिएगा, वहां से मैं चेक कर दिया करूंगा। और दूसरे ग्रुप में भेजने का रीजन ये है कि मान लो जब आप दूसरों के आंसर्स देखोगे ना तो उसको उन आंसर्स को देख के आपको भी सीखने को मिलेगा कि अच्छा मैं अपने आंसर्स में और किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है। तो ये इससे आपको भी हेल्प होगी। और उसके अलावा नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने मान लो आपको आंसर लिखने के लिए दिया है, उससे नेक्स्ट डे मैं उसका एक मॉडल आंसर जो है वो ग्रुप में डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो मॉड्यूल है ये वाला चलेगा। इस मॉड्यूल में आपको मतलब इतनी रिलैक्सेशन है कि आप लोग जो है ये जो आंसर्स हैं इनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो कि अपनी बुक जो है रेफरेंस बुक है उसकी मदद ले सकते हो, जो हम जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे उसकी मदद ले सकते हो, और कितने भी टाइम के अंदर इसको फिनिश कर सकते हो। मान लो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है 30 मिनट लग जाए 250 वर्ड लिखने में या 280 वर्ड्स लिखने में, ठीक है। हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाए, वो धीरे धीरे टाइम जो है 15 मिनट पे आ जाएगा, और हमारा जो टारगेट है उसको 6 मिनट के अंदर अंदर हमने अपना एक आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। किस तरीके से लिखना है, जैसे जैसे वो आंसर्स आपके आते रहेंगे तो वो जो तरीका है वो मैं आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है। मेन चीज जो आंसर लिखते टाइम जो जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि 3 पार्ट्स में अपने आंसर लिखना है। उसके अलावा जब जैसे मान लो हम यूपीएससी या पीपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, वैसे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ये जैसे जैसे मॉड्यूल्स हमारे आगे बढ़ेंगे वो भी बताता जाऊंगा। जो तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है ना, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि इसको जब भी इसका कोई भी आंसर लिखना है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। इंट्रो होती है, आपकी मेन बॉडी होती है, देन आपकी कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के जितने भी आंसर्स लिखने हैं आपको इसी फ्लो में लिखने हैं, ठीक है। जब बात आती है जीएस पेपर 3 की और जीएस पेपर 4 की, उनके आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो किस तरीके से लिखे जाते हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या उन मॉड्यूल्स पे पहुंचेंगे वो मैं आपको वैसे वैसे कराता जाऊंगा, ठीक है। तो आज फिलहाल आपके लिए इतना जरूरी है कि हाँ जितना टाइम लगता है उतने टाइम में अपना आंसर फिनिश करो। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो ऐसा ना समझ लेना कि आप पहले दिन ही जो है बेस्ट आंसर लिख लोगे, ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। 3-4 महीने बाद जो है आप जो अपना आंसर है उसको 30 मिनट के अंदर इसी फॉर्मेट के अंदर इंट्रोडक्शन, आपका मेन बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है, वो लिखने के लिए आपको 3 से 4 महीने जो है, मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए 3 से 4 महीने जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है कि आप जो है आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर टाइम में फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर जो उसकी बॉडी है या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ही आएगा। तो चलो अब जो है ये मैंने आपको मेंस के बारे में बताना था वो बता दिया, प्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके से आपको कवर करना है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, एंशिएंट, मिडीवल और कल्चर। तो जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए आपको जो बुक्स फॉलो करनी है
एक तो है +2 की थीम 1 और दूसरी है एनसीईआरटी क्लास 6 आर पास्ट 1, क्लास 6 आर पास्ट 1। जिन्होंने बुक्स खरीदी हुई हैं वेल एंड गुड, अगर कोई बच्चा नहीं खरीदनी चाहता तो भी कोई मतलब एज सच वो कंपल्शन नहीं है। जो हमारे जो नोट्स हैं उसमें सब कुछ ये जो एनसीईआरटीज वगैरह हैं ये सारी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। वो आज की क्लास में आपको दिख भी जाएगा कि किस तरीके से मेंशन है वो चीजें। और उसके अलावा एशियन हिस्ट्री की एक बुक आती है आर एस शर्मा की, ये आई थिंक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, लेकिन ये बुक मत खरीदना, ठीक है। आर एस शर्मा वाली बुक जो है वो मत खरीदना। हाँ क्या कहते हैं, आर एस शर्मा की एक ओल्ड एनसीईआरटीज आती हैं, अगर किसी के पास है, अगर वो पढ़नी चाहता है तो अपनी उसकी इच्छा है पढ़नी चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो ये थी एशियन हिस्ट्री के लिए +2 थीम 1 क्लास 6 आर पास्ट पार्ट 1, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं, इनको जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा ना वैसे वैसे इनकी एक रीडिंग मार लेना, ठीक है। तो मान लो जैसे आज हम वो कर रहे हैं, आज की क्लास में हम करेंगे अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो क्लास 6 और ये जो +2 की थीम 1 है वहां पे ये वाला चैप्टर जो है जो दिया हुआ है उसको आपने एक गो थ्रू कर लेना है, रीडिंग मार लेनी है। और साथ में जो आज हम नोट्स बनाएंगे उनके अकॉर्डिंग देख लेना है कि जो नोट्स में जो चीजें लिखी हुई है उनमें से कोई चीज यहाँ पे स्पेशली मेंशन हो और उसके बारे में क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकती हो। ऐसा कोई चीज जो अगर रहती होगी तो उनको अपने नोट्स में मेंशन कर देना और साथ में मुझे भी बता देना, ठीक है। तो ये था आपका एशियंट हिस्ट्री का। देन आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में आता है एनसीईआरटी +2 थीम 2 +2 थीम 2 और साथ में क्लास 7 आर पास्ट 2, क्लास 7 आर पास्ट 2, ठीक है। ये है आपकी मिडाइवल के लिए। उसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री की एक और बुक आती है सतीश चंद्रा की, ये भी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की आई थिंक बुक, इसको बाय करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका कल्चर वाला पार्ट। कल्चर के लिए एनसीईआरटी +1 की एक बुक आती है फाइन आर्ट्स के नाम से, फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसको जो है ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है इंडियन कल्चर पे, ये अगर कोई बाई करना चाहता है तो ये वाली बुक जो है वो बाई कर सकता है। अदरवाइज हमारे जो नोट्स होंगे उसमें सब कुछ मेंशन होगा, ठीक है, क्या क्या करना है हमने, जितना भी ये सिलेबस से रेलेवेंट जो भी पार्ट है वो हमारे इससे जो हमारा सिलेबस होगा, जो हम नोट्स बनवाएंगे उसमें वो सब कवर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो नहीं खरीदनी चाहता, जो इसकी जो बुक्स जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाना, वहां पे जाके इन बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें हम क्या क्या चीजें जो है वो कवर करने जा रहे हैं। ये जो हमारा सारा मॉड्यूल होगा उसमें क्या क्या चीजें जो है वो कवर की जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमने लिख ली है। अब अपना जो सिलेबस है, जो जो चीजें हमने कवर करनी है वो लिख लो। सबसे पहले आपका आएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। पूरे जो ये सारा जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी मैं सिर्फ आपको बोल के बताऊंगा, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा, ठीक है। अपने पेपर में वही चीजें लिखनी है जो मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा, ठीक है। ये जो मैं चीजें बोल के बताऊंगा ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है, ठीक है। और उनको जो है आपको पेपर में मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए समझ के लिए कुछ मतलब चीजें ऐसी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं जब आप अपने प्री के क्वेश्चंस जो है जब उनको सॉल्व करने बैठोगे ना वो कहीं ना कहीं वहां पे आपको हेल्प कर जाएगी। तो इन बातों को एज इट इज बस अपने ध्यान में रख लेना। सबसे पहले ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हम सबसे पहला टॉपिक हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा। बेसिकली इसको ये जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए जो है कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए इनके बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है जितनी भी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपके होते हैं जैसे आपकी पेंटिंग्स हो गई, देन आपके स्कल्पचर्स हो गए, या फिर
कॉइनेज होगी, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो इसके बारे में जो नॉलेज है हमें वो उससे मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जो है हमारे रिटर्न सोर्सेज नहीं है, इसी वजह से इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखना मत, बस ऐसे ही याद कर लो। नेक्स्ट है आपकी ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, यहां पे क्या होता है कि हमारे पास इसके रिटर्न सोर्सेज तो हैं, लेकिन वो जो सोर्सेज है उनको डिसाइफर नहीं किया जा पाया अभी तक। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज एज में आ जाते हैं। देन आपका शुरू होता है वैदिक पीरियड। यहां के बाद से हमारे पास जो रिटर्न एविडेंसेस जो है, जो हमारी हिस्ट्री है वो मतलब यहाँ के बाद से रिटर्न में लिखी हुई है हमारी हिस्ट्री, और हमारे पास उसको जो है हमने डिसाइफर कर लिया हुआ है। ठीक है, जैसे वैदिक पीरियड में वेदास लिखे जाएंगे। ठीक है, चार वेद्स आएंगे हमारे, देन आपके उपनिषद आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें जो है वो आएंगी, तो जैसे जैसे वो चीज आती जाएगी हम उसको कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे आपके महाजनपदास। देन आपका आएगा मौर्यन किंगडम, देन पोस्ट मौर्यन किंगडम, जिसमें आपकी आएगी संगम एज, इंडो ग्रीक्स आएंगे, देन आपके कुशाणास आएंगे, शुंगास आएंगे। लिख लो, पोस्ट मौर्यन किंगडम में संगम एज, इंडो ग्रीक्स, कुशाणास एंड शुंगास। देन आपका आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जो आएगा आपका गुप्ता पीरियड आएगा, एंड देन उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हर्षवर्धना का जो पीरियड है वो आएगा। हर्षवर्धना को ये भी कहा जाता महाराजाधिराज। तो कभी आपसे प्री में पूछ लिया जाए, इस तरीके का सवाल जो है पूछ लिया जाए, वैसे यूपीएससी नहीं पूछती ऐसे सवाल, जो स्टेट पीसीएस जो है वो ऐसे सवाल पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। देन आपका मिडीवल हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो लिखो। सबसे पहले हम कवर करेंगे अराइवल ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम जो है इंडिया में किस तरीके से आता है। देन दिल्ली सल्तनत, देन मुगल्स, एंड देन अदर किंगडम्स। अराइवल ऑफ इस्लाम, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, लास्ट में अदर किंगडम्स। अदर किंगडम्स में आपका मराठास आ जाएंगे, बहमनास आ जाएंगे, विजयनगर एम्पायर आ जाएगा, डेक्कन सल्तनत आ जाएगा। देन फाइनली आपका जो है कल्चर वाला पार्ट। तो कल्चर में आपका आएगा सबसे पहले आर्किटेक्चर, रिलीजन, किस तरीके का जो रिलीजन जो है वो लोग फॉलो करते थे हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम में, एंशिएंट हिस्ट्री में। सबसे पहले वो आता है आपका जो वैदिक पीरियड आता है। ठीक है, उसमें हमें मालूम ही नहीं होता कि किस तरीके का जो रिलीजन है उसको फॉलो करना है। धीरे धीरे हिंदुइज्म जो है वो आपका उसमें आएगा, लाइमलाइट में आएगा। देन उसके बाद वो उसमें कुछ कमियां होंगी, जो कमियां हमें पूरी होती नजर आएंगी बुद्धिज्म जैनिज्म में। ठीक है, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा जो थी वो बहुत ज्यादा होती थी। देन बुद्धिज्म जैनिज्म आ जाता है। उसमें क्या होता है कि जो मूर्ति पूजा होती है पहले उसमें उसको वो किया जाता है, मना किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है धर्म जो है वो और इवॉल्व हो जाता है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी मूर्ति पूजा होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन हो जाता है और फिर से जो आपका हिंदुइज्म है वो रिवाइव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके रिलीजन का पार्ट है और इसी वजह से ये आपके कल्चर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि किस तरीके से जो हमारा जो कल्चर है वो चेंज हुआ रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स की वजह से, या फिर किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो चेंज होता है आर्किटेक्चर की वजह से, या जितने भी हम ये जो कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है आज नोट डाउन करेंगे तो वो जो सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है हमारे कल्चर को चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हम कल्चर में देखेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी पेंटिंग्स इस तरीके से चेंज करती हैं। जब तो आप भीमबेटका की पेंटिंग्स देखते हो ना, तो वो पेंटिंग ना बहुत रियलिस्टिक सी हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू जो पेंटिंग्स जहांगीर के टाइम में बनवाई गई हैं या मुगल पीरियड के टाइम में बनवाई गई हैं। क्योंकि जो पेंटिंग्स जो है आप वहां पे देखते हो, भीमबेटका पेंटिंग्स जो है वहां पे देखते हो, भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग्स आप देखते हो, वो पेंटिंग्स जो है उसमें रियलिस्टिक कलर्स जो है उनका यूज किया हुआ है। ठीक है, वो रियलिस्टिक कलर्स ऐसे नहीं थे कि वो खुद ब खुद डेवलप हो गए। ठीक है, वो रियलिस्टिक कलर्स इस
इस तरीके से थे कि मान लो जो है आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंसान रहा होगा उसने क्या किया होगा कि उसने देखा कि ये जो पेड़ के पत्ते हैं अगर मैं उनको रगड़ता हूं तो उनमें से जो हरा हरा जो कलर है वो मुझे वहां पे दिखाई देता है। तो उसने क्या किया होगा, उस हरे कलर को जो है किसी दीवार पे लगाया होगा, ठीक है, वो कलर वहां पे लग गया होगा तो उसको देखने में अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही उसने ये जो गुलाब की पत्तियां होगी या अदर दूसरे जो लाल रंग के फूल होंगे उनको मसल के देखा होगा तो उसमें से लाल रंग आया होगा, तो उसने लाल और हरे रंग से कुछ ना कुछ ऐसे पेंटिंग जो है वो बना दी होगी। अब वही पेंटिंग जब हम देखते हैं पेंटिंग्स को मुगल एरिया में, मुगल इरा में, तब वहां पे हम ये देखते हैं कि जहांगीर जो है वो पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, लेकिन वो पेंटिंग्स का सत्यानाश कर रहा है। किस वजह से? वो पेंटिंग्स जो है उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उन पेंटिंग्स के साथ साथ वो हीरे मोती भी जड़वा देता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इस वजह से ये चीज जो है ये क्या दर्शाती है कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो रिवाइव हुआ है, या कल्चर जो है वो चेंज हुआ है फ्रॉम एशियन पीरियड टू जो आपका मिडाइवल पीरियड। तो इस तरीके से जो चीजें जो है कल्चरल जो एस्पेक्ट्स जो है हमने इस तरीके से कवर करने हैं। नेक्स्ट लिखो म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस, इसमें आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, और जो म्यूजिक की जो फॉर्म्स हैं वो सारी आ जाएंगी। कौन सी जो हमारे नेशनल जो डांस फॉर्म्स हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। देन आपके आ जाएंगे सॉन्ग्स, जो आपके जो कल्चरल सॉन्ग्स जो होते हैं या आपके जो पर्टिकुलर एरिया में जो सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। देन पॉटरी किस तरीके से रिवाइव होगी या किस तरीके से ये उसमें आएगी, चलन में आएगी, वो हम आज ही की क्लास में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्कल्पचर्स आप देखोगे कि कोई टाइम ऐसा होगा जब एक ही तरीके के पत्थर से जो है हम स्कल्पचर्स जो है वो बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो अपने स्कल्पचर्स जो है उसको ब्रॉन्ज से बनाना शुरू कर देंगे। देन जो है हम अलग अलग तरीके का जो मटेरियल है या मेटल है या फिर जो वो है आपका स्टोन है उससे जो है हम स्कल्पचर्स बनाना शुरू करेंगे। तो किस तरीके से ये जो हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से ये जो हस्तशैली है या स्कल्पचर्स बनाने की जो विधा है वो किस तरीके से चेंज होती है या किस तरीके से मॉडर्नाइज होती है, तो वो सारी चीजें जो है आपकी कल्चर में आती हैं। नेक्स्ट लिखो लिटरेचर। नेक्स्ट लिखो थिएटर एंड मूवीज। नेक्स्ट लिखो लैंग्वेजेस इस तरीके से आपके कल्चर का पार्ट है। एक तो जो इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप देखते हो कि हर क्या कहते हैं 5 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज जो है वो उसमें जो है थोड़ा सा चेंज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक चीज आप नोट करोगे, जैसे जैसे हमारा जो सिलेबस बढ़ेगा आगे, आप जो है एक चीज नोट करोगे कि जो संस्कृत जो है ऋग्वेदा के टाइम पे जो संस्कृत लिखी गई है वो आज के टाइम पे हम वो वाली संस्कृत जो है उसका यूज नहीं करते, ठीक है। तो संस्कृत भी जो है टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई है। उसके अलावा आप ये जो उर्दू लैंग्वेज आप देखते हो, ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज असल में क्या हुआ था कि जब इस्लाम के साथ ही उर्दू लैंग्वेज आती है, तो वो किस तरीके से आती है, जब मुगल्स जो है वो इंडिया आते हैं या दिल्ली सल्तनत जो है इंडिया आती है या इस्लाम जब इंडिया आता है, तो वो लोग स्पेशली कहां से आए थे, पर्शियन एरिया से, तो वो बोलते थे पर्शिया। यहाँ पे इंडियंस जो थे वो इंडियन लैंग्वेज जो है हिंदी बोलते थे। तो अब कभी भी इस चीज को हो सकता है आपने नोटिस किया हो सकता है ना नोटिस किया हो, तो जो उर्दू लैंग्वेज है ना उसको जो लिखने का तरीका है वो पर्शियन है, लेकिन उसको बोलने का तरीका है वो हिंदी तरीके, जो हम हिंदी के वर्ड्स जो है जिस तरीके से हम हिंदी के वर्ड्स बोलते हैं हम उर्दू को उस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे तलफ्फुज वर्ड हो गया, ठीक है, तो जब तलफ्फुज को लिखा जाएगा तो उसको पर्शियन लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, लेकिन जब उसको बोला जाएगा तो वो इस तरीके से बोला जाएगा कि हाँ वो लगेगा आपको कि वो एक हिंदी का वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि ये उर्दू लैंग्वेज जो है ये डेवलप कैसे होती है। तो पर्शियन जो वो थे, इस्लाम जो आया था पर्शिया से आया था हमारे इंडिया में या पर्शियन वाली साइड से आया था, तो वो लोग क्या करते थे, वो पर्शियन बोलते थे। तो जब इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया तो दोनों की लैंग्वेज जब आपस में मिक्स हुई ना तो उससे जो है उर्दू का जन्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है लैंग्वेज भी आपका इसी वजह से कल्चर का पार्ट है। जब दो कल्चर्स आपस में मिले तो एक लैंग्वेज जो है वो बन गई। नेक्स्ट है आपका पपेट्री।
जो पपेट्स जो है जिनको नचाया जाता है, या ये भी आपके कल्चर का पार्ट है। ये आपके उसका अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पे, जैसे ये जो पपेट्री शोज जो है ये राजस्थान वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फेमस है। देन आप अगर ईस्टर्न साइड में चले जाओ तो वहाँ पे ये जो पपेट शोज जो है वो बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे ये जो पपेट्री जो है ये आपकी काफ़ी जो है जो आपका जो पुराना कल्चर था उसका ये पार्ट रहा है। देन फाइनली लिखो ऑर्नामेंट्स एंड कॉइनेज। किस तरीके के ऑर्नामेंट्स जो है लोग पहना करते थे एंशियंट टाइम में, या फिर प्री हिस्टोरिक टाइम में, या फिर फर्दर जो है वो जो किस तरीके के ऑर्नामेंट्स लोगों ने पहनने शुरू किए। क्या पहले सिर्फ औरतें जो है वो ऑर्नामेंट्स पहनती थी या मर्द भी ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, और किस तरीके से ये जो है ऑर्नामेंट्स को जो है जिसको आप क्या कहते हैं, जब वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया जाता है तो उसको जो है ऑर्नामेंट्स को जो है एक तरीके की बंदिश की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक तरीके की बंदिश लगाने के लिए जो है ऑर्नामेंट्स का ये हुआ था, डिस्कवरी हुई थी या यूज में लाना इनको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये सारा जो है हम एंशिएंट मिडीवल में जितना मैंने अभी तक आपको बताया ये सारा जो है हम एएमसी में कवर करेंगे। तो क्लास अब जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि आपको जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। जो तो बच्चे कर रहे हैं तैयारी यूपीएससी की, ठीक है, तो उनको जो अपने नोट्स जो है वो व्हाइट पेज पे बनाने हैं। जो बच्चे पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो व्हाइट पेज पे भी बना सकते हैं और चाहे तो जो लाइनों वाले पेज होते हैं उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जो नोट्स जो है उनको किस तरीके से बनाना है, जैसे ये पूरी आपकी व्हाइट शीट है या जो भी आपकी शीट है, ठीक है, उसके हाफ में लाइन खींच लेना। मैं ये जो अपने मेरे वाले नोट्स हैं ना इनकी भी क्या कहते हैं पीडीएफ बना के आपको कल या परसों तक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो सेंटर में आपको लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इसके जो राइट हैंड साइड पे है यहाँ पे आपको अपने नोट्स जो है वो बनाने, और ध्यान रखना जो अपने नोट्स हैं उनको खुले खुले बनाना। और जैसे ही हमारा एक टॉपिक फिनिश होता है, एक टॉपिक जो एक मेन टॉपिक होगा, जैसे एक मेन टॉपिक है हमारा आज का प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, तो इन सारे नोट्स को एक साथ इकट्ठा रखना। ठीक है, उसके अलावा जैसे जो बीच में इसमें हमारे सब टॉपिक्स होंगे, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम जो है पैलियोलिथिक एज करेंगे, देन मीसोलिथिक करेंगे। ठीक है, देन पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट्स आएंगे, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, इस तरीके से तो इनके भी ये जो सब पार्ट्स जो हैं इनको भी कोशिश करना कि एक सब पार्ट दूसरे सब पार्ट से के बीच में जो है काफी ज्यादा गैप हो। ठीक है, मान लो इन केस इन फ्यूचर कुछ भी उससे रिलेटेड आपको ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सको। उसके अलावा हमारा ये जो कोर्स होगा जैसे ही आपका एक टॉपिक फिनिश हो जाया करेगा तो आपको उसके ऊपर हम जो है एमसीक्यूज का आपका एक टेस्ट रखा करेंगे। ठीक है, तो वो जो एमसीक्यूज हुआ करेंगे उनमें से बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आया करेंगे जो आपने जो ना तो आपने अपने सिलेबस में कवर किए होंगे, ठीक है, ना ही आपने उनके बारे में सुना होगा कहीं पे भी, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी कभी ना कभी यूपीएससी ने पूछे हुए होते हैं, या फिर मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो होते हैं जो करंट में किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में होते हैं और उसके ऊपर पॉसिबिलिटी होती है कि यूपीएससी आपसे उसके ऊपर जो है सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके बीच में एक सब टॉपिक और दूसरे सब टॉपिक के बीच में आपको जगह जो है कुछ अमाउंट में जो जगह है उसको छोड़ना है। ठीक है, मतलब अच्छी खासी जगह छोड़ देना वहां पे। जब आप अपने ये आंसर्स जो है उनको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तो वहां पे जो है इसमें साथ में कोशिश करेंगे कि आपको जो है उसी के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी वो प्रोवाइड करवा दी जाए। तो जैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन था वो इस वजह से गलत था, और हो सकता है कि इसके ऊपर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हाँ देखने से पता चलता है कि हाँ इसके ऊपर जो है यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, पॉसिबिलिटी होती है उनकी। तो आपने आपके नोट्स में वो चीज जो थी वो मेंशन नहीं थी, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड वो नोट होगा उसके साइड में जहां पे आपने जगह छोड़ी हुई है वहां पे नोट डाउन कर लेना, या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जगह छोड़ी है वहां पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स जो है वो बनाने हैं। सेंटर में लाइन खींचनी है और राइट हैंड साइड पे आपको नॉर्मल नोट्स बनाने हैं। फिर जैसे टॉपिक फिनिश होगा, सब टॉपिक फिनिश होगा, जगह छोड़नी है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है या नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करना है। और ये जो आज का जो टॉपिक होगा ये आज ही हम खत्म करेंगे, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको एक साथ रखने हैं और उनको स्टेपल कर देना। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ ये जो है
जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी आपको सेंड करूंगा, और उसके अलावा कुछ नोट्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा। उनको आपको जब आपने टॉपिक फिनिश कर लिया, उनको आपको उस नोट को आपको एक बार रीडिंग देनी है। उसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो सारा सिलेबस जो है इस तरीके से चलेगा। यूपीएससी और पीपीएससी की तैयारी जो है अपनी एंड तक, जब तक आपका जो सिलेबस है वो फिनिश नहीं हो जाता पूरी तरीके से, इसी तरीके से करनी है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नोट्स मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बनाने हैं। तो अब हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि इसको प्री हिस्टोरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जो रिटन एविडेंस है वो हमारे पास नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है आपका, मेन हेडिंग आपकी यही रहेगी, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, यही मेन टॉपिक है। उसके अंदर एक सब टॉपिक है, मतलब वो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा सब टॉपिक है। सब टॉपिक है आपका कि ये जो है ह्यूमन सबसे पहले इवॉल्व कैसे हुआ, ठीक है, या ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ये आपका मेन क्या कहते हैं सब टॉपिक है आपका, ह्यूमन एवोल्यूशन या फिर ओल्ड स्टोन एज। तो सबसे पहले अर्थ जो है उसको फॉर्म हुए 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो अर्थ जो है वो फॉर्म होता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद क्या होता है कि कितना जब अर्थ जो था बनाया गया, तो उसके ऐसा नहीं था कि अर्थ के बनते ही जो है ह्यूमंस भी जो थे वो अर्थ पे आ गए, ठीक है। ह्यूमंस तो बहुत बाद में आएंगे, ह्यूमंस को आए तो ऑलमोस्ट सिर्फ 42 लाख ईयर्स अगो ही जो है, सॉरी वहां 42 लाख ईयर्स अगो ही जो है ह्यूमंस जो है वो अर्थ पे आए। अर्थ जो था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो बन चुका था, ठीक है। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उन दो पार्ट्स को हम कहते थे टू इपोचेस। ये आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज इसको नोट डाउन नहीं करना है तो ऐसा चीज को नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो दो इपोचेस में हम इसको डिवाइड करते हैं एवोल्यूशन को। सबसे पहला है आपका प्लेस्टोसीन, PLEISTONCENE, प्लेस्टोसीन, इसको कहा जाता है आइस एज। सेकंड है आपका इपोच, इसको कहा जाता है हेलोसीन, HALOCENE, इसको कहा जाता है पोस्ट आइस एज, यानी कि आइस एज की बाद का पीरियड। तो जो हमारा सबसे पहला जो ह्यूमन था जो धरती पे आया था, तो वो ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे आज के जो ह्यूमन जिनको आप देखते हो कि वो उस तरीके का दिखता होगा, ठीक है। वो ह्यूमन जो था उसको स्किलमैन भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लो कि जो सबसे जो पहला ह्यूमन था, इसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि जो ह्यूमन के जो फर्स्ट एविडेंसेस जो है वो कहां पे पाए गए हैं, वो पाए गए हैं अफ्रीका में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन जो आता है वो आता है ह्यूमो हैबिलिस। मैं लिखवा दूंगा आपको जो लिखवाने वाला होगा, पहले सुन लो। जो सबसे पहला जो ह्यूमन आता है वो ह्यूमो हैबिलिस आता है, जिसको हैंडी या फिर स्किलमैन कहा जाता है, ठीक है। वो क्या करता था, पत्थर का यूज करता था, पत्थर से वो जो है शिकार किया करता था, और जो है मतलब उसने इतना समझ लिया था कि हाँ कि अगर मैं शेर का शिकार करने जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे शेर आता तो पेड़ पे चढ़ जाता, ठीक है। और जैसे ही कोई छोटा जानवर आता या बकरी आती या कोई ऐसा जानवर आता जिसका शिकार किया जा सकता था, तो उसको जो है मार के वो शिकार कर लेता और उसको ऐसे कच्चा ही खा जाता, ठीक है। तो ये जो काम था होमो हैबिलिस का था। उसके अलावा होमो हैबिलिस की जो पहचान है वो इस तरीके से की जा सकती है कि वो 4 पैरों पे चलता था, ठीक है।
तो उसके जो हाथ थे, आपने नोट किया होगा कि जो आपके हाथों की जो शेप है वो अलग है आपके पैरों की शेप के, ठीक है। आपके जो पैर हैं वो चपटे हैं, लेकिन आप जो सारा दिन है अपना हाथ जो है वो ऐसे करके नहीं रख सकते कि मतलब पैर की पोजीशन में आप अपना जो हाथ है वो सारा दिन के लिए नहीं रख सकते। रादर देन आपका जो पैर है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि आप जो है अपने पैर को उस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पैर का साइज होगा एज कंपेयर टू आपके हाथ के साइज के वो बड़ा होगा। तो ह्यूमन हैबिलिस जो है, जब हमने ह्यूमन हैबिलिस को फाउंड किया, ये फाउंड हुआ अफ्रीका में, ठीक है। तो हमने पाया, हमें पता कैसे चला कि हमें जो है नॉर्मल ह्यूमन ही नहीं मिला, कहीं हमें नॉर्मल ह्यूमन मिला है कि होमो हैबिलिस मिला है, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमन है उसको होमो सेपियन कहा जाता है। तो हमें इस चीज का पता किस तरीके से चला कि हमें होमो सेपियन नहीं मिला है या होमो इरेक्टस नहीं मिला है, या हमें ये हैबिलिस जो है वो किस तरीके से मिला है। तो जब उसके जो हाथ और पैरों का जो स्ट्रक्चर था उसको नोट डाउन किया गया या उसको एनालाइज किया गया, तो ये पाया गया कि उसके जो हाथ और पैरों का जो साइज था वो कंपैरेटिवली सेम था, और एज कंपेयर टू होमो सेपियन वो साइज जो था वो बड़ा था, ठीक है। तो उस तरीके से हमें जो है इसके एविडेंसेस मिले कि जो ह्यूमन जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। इस बारे में पता चला कि पहले जो है ह्यूमन 4 हाथों पे चलता होगा। जब उसके हाथों का साइज बड़ा था और उसके हाथों की शेप ऐसी थी, उससे हमने आइडिया लगाया कि हाँ ये जो इंसान होगा या होमो हैबिलिस होगा ये उस टाइम पे 4 पैरों पे चलता होगा, ठीक है। तो इससे हमने ये डिडक्शन निकाली कि ये वो 4 पैरों पे चलता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ह्यूमन ने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया। उसको ये समझ में आ गया, अब वो शिकार करता था तो इसको इतना पता चल गया था कि हाँ मैं बड़े जानवरों का शिकार जो है वो नहीं कर सकता, स्पेशली शेर जैसे जानवर से मैं टक्कर जो है वो नहीं ले सकता। तो जैसे ही शेर आता वो पेड़ पे चढ़ जाता। फिर दूसरे जानवर आने शुरू हो गए, जैसे चीता आना शुरू हुए या दूसरे जानवर हो गए जो पेड़ पे चढ़ सकते थे, ठीक है। तो इसको उनसे खतरा होना शुरू कर गया। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ। तो इसने क्या आइडिया लगाया कि अगर मुझे शिकार करना है ना, तो मुझे जो है अपने हाथों को, अगर वो 4 हाथों पे चलता होगा, 4 पैरों पे चलता होगा, तो वो अपने हाथों का यूज नहीं कर पाता होगा शिकार में, या अगर यूज करता होगा तो उतनी इफेक्टिवली नहीं यूज कर पाता होगा जितनी इफेक्टिवली वो तब कर सकता है जब वो 2 पैरों पे चलता हो, 2 हाथों से सिर्फ हाथों का काम ही लेता हो, ठीक है। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि उसने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया, और जो अपना जो पोस्चर है उसको इस तरीके से किया कि वो धीरे धीरे 2 पैरों पे आ गया, ठीक है। तो उसको कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को अपराइट मैन भी कहा जाता है, और इसको स्ट्रांगली बिल्ट स्किल्ड मैन भी कहा जाता है। और इसी ने जो है फायर की डिस्कवरी की, किसने, होमो इरेक्टस ने। सब कुछ लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी समझ लो बस इतनी बात। और ये 2 पैरों पे चलना इसने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसको ये समझ में आ गया कि हाँ अब इन 2 हाथों है ना, ये मेरे 2 हाथ है, इससे मैं जो है काम ले सकता हूं। तो इसने क्या किया, नुकीले पत्थर जो है उनको बनाना शुरू कर दिया। अब नुकीले पत्थर से ये बाकी जानवर जो है उनको डरा सकता था, या कोई जानवर इस पे अटैक करने आता तो ये नुकीले पत्थर से उस पे अटैक कर सकता था, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल था अगर जो उसके 2 हाथ जो हैं उनको चलने की बजाय उनको इस तरीके से उसने इवॉल्व किया होता या यूज में लाना शुरू किया होता। फिर धीरे धीरे उसने फायर की डिस्कवरी कर ली। जब फायर की डिस्कवरी की तो उसको ये समझ में आया कि जो जानवर जो है वो आग से डरते हैं, तो उसकी जो जिंदगी है वो और आसान हो गई। अब धीरे धीरे वो क्या करना शुरू करेगा, जब पहले वो बाहर सोता था, अब धीरे धीरे वो गुफाओं में सोना शुरू कर देगा, ठीक है। और बीच में कोई रात ऐसी आएगी जब उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। इंसोम्निया मतलब हमें आज की जो जनरेशन है सिर्फ वहां की प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी इंसोम्निया होता था, और मे भी किसी वजह से किसी रात को किसी इंसान को वैसे ही नींद नहीं आ रही। तो अब वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो कुछ ना कुछ करता होगा रात को। तो रात को जो दिन में देखता था वो, उसने रात को क्या करना शुरू कर दिया, कोई आर्टिस्टिक बंदा होगा, उसने रात को क्या करना शुरू कर दिया, रात को उसने वहां पे पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है। पहले पत्थरों से पेंटिंग बनानी शुरू की, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने उसमें रंग भरने शुरू कर दिए। जैसे उसको धीरे धीरे डिस्कवरी हुई कि हाँ मतलब ये जो है पेड़ जो है, जो पेड़ के पत्ते हैं उनको अगर मैं मसलता हूं तो उस पर हरा रंग जो है वो निकलता है, और मैं जो हरे रंग की चीजें उनको हरे रंग से डिपिक्ट कर सकता हूं उससे। तो उसने क्या किया होगा, जहां जहां पे वो पेड़ बनाता था उनको हरे रंग से डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे ऐसे पीले रंग की खोज कर ली, ठीक है। तो जो आग थी उसको पीले रंग से डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा ये लोग जो थे पहले अकेले शिकार करते थे, फिर इसने गुटों में शिकार करना शुरू कर दिया। उसमें फायदा ये होता था कि यहाँ बड़े जानवर का शिकार कर लेते थे, और इनका जो अपना नुकसान होता था, मतलब जान माल का जो नुकसान होता था वो कम होता था, ठीक है। अब अकेला आदमी बड़े जानवर के ऊपर शिकार करना जाएगा तो उसके
आदमी के मरने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 7-8 आदमी एक जानवर को मारने जाएंगे तो जो जानवर के मरने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन जो है धीरे धीरे इवॉल्व होता है। और जो आज का ह्यूमन जो है जिसको हम होमोसेपियन कहते हैं या वाइज मैन कहते हैं, तो जो आज जो हम सब जो है आज हम होमोसेपियन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा होमो हैबिलिस मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में पाया गया। तो एक चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि इंडिया में होमो हैबिलिस के जो रिमेन्स जो है या फिर उसके जो एविडेंसेस जो है वो इंडिया में नहीं पाए गए हैं। इंडिया में होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के जो ये है एविडेंसेस जो है वो पाए गए हैं। ठीक है, अब बनाओ नोट्स, लिखो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। आज के जो नोट्स होंगे ना वो आपके काफी ज्यादा क्रिस्प होंगे और ज्यादा कुछ हम जो है वो नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट बात लिखेंगे। ठीक है, जब जहां पे जो है जहां से हमारा वो पार्ट शुरू होगा ना, जहां पे मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो उसके जो नोट्स जो है वो हम उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो वो पार्ट जो है वो आपका आगे जाके शुरू होना, स्पेशली बुद्धिज्म और जैनिज्म जब आएगा वहां पे वो आपका पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो नोट्स होंगे वो हम उस तरीके से बनाएंगे। आज सिर्फ आपको जो मेन हेडिंग्स है बस उनको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट लिखो एवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इपोचेस, एवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 इपोचेस। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, आपको जो आपका ये जो है आपको 20 क्वेश्चन लिखने को आएंगे, 20 क्वेश्चन लिखने होंगे आपको जीएस में, जीएस पेपर 1 पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 4 में आई थिंक 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं, कई बार 16 भी होते हैं, कई बार 12 भी होते हैं, 12 भी देखे हैं। तो ये जो है जीएस 1 और जीएस 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 20-20 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको लिखना होता है 250 वर्ड्स में। ठीक है, तो 250 इंटू 20 का तो इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं कितने टाइम में, 3 घंटे में। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो उसी तरीके से होनी चाहिए कि आप जो है 3 घंटे में 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर पाओ और अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, अपनी जो स्पीड है वो पहले दिन से थोड़ी इस तरीके से रखना। ठीक है, आज हम उतना फास्ट नहीं चलेंगे लेकिन अपनी जो स्पीड है वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो। ठीक है, evolution is divided into 2 epoches, EPOCHES। सबसे पहला पैलेस्टेंसीन, PLEIS TONCENE, ब्रैकेट में लिख लो आइस एज। नेक्स्ट लिखो हेलोसीन, HALOCENE, हेलोसीन, ब्रैकेट में लिख लो पोस्ट आइस एज। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सॉरी इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ब्रैकेट में लिखो एविडेंसेस इन अफ्रीका ओनली, एविडेंसेस इन अफ्रीका ओनली। तो मान लो अगर यूपीएससी आपसे सवाल पूछे कि जो हमारे पूर्वज जो है या जो ह्यूमन के जो फर्स्ट एविडेंसेस जो है वो अफ्रीका में मिले हैं या जो हमारे पूर्वज थे वो अफ्रीका से थे, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो एविडेंसेस इन अफ्रीका। नेक्स्ट लिखो इसी में लिखो हैंडी और स्किलफुल मैन, हैंडी और स्किलफुल मैन। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ इसी में यूज स्टोन, यूज स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ इसी में वॉक ऑन 4 legs, वॉक ऑन 4 legs। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, HOMO, होमो इरेक्टस, ERECTUS, होमो इरेक्टस। इसमें बनाओ, इसमें लिखो इरेक्ट और अपराइट मैन, इरेक्ट और अपराइट मैन। नेक्स्ट वो बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ इसी में स्ट्रांगली बिल्ड स्किल, स्ट्रांगली बिल्ड स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ डिस्कवर फायर, डिस्कवर
फायर। डिस्कवर फायर को अंडरलाइन कर लो। और होमो हैबिलिस में जहां पे आपने लिखा था वॉक ऑन 4 लेग्स, इनको अंडरलाइन कर लो। ये अंडरलाइन इसलिए करते हैं जब अपना आंसर भी लिखना है ना आपको, तब भी आपको कुछ चीजें जो है उनको अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। तो वो आदत जो है वो पहले दिन से ही हम आदत डालेंगे, वो वाली कि जो चीज जो है जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम चाहते हैं कि जो हमारा जो एग्जामिनर है उसका ध्यान जाए, उन चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लिखो वॉक ऑन 2 लेग्स। वॉक ऑन 2 लेग्स। evidences found in India. Evidences found in India. नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, होमो सेपियन। होमो सेपियन, HOMOSAPIEN, होमो सेपियन। इसमें लिखो वाइज मैन। वाइज मैन, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ था, ठीक है। अब जो है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो हमारी जो मेन जो है आपकी क्लास जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो ऊपर जो है एक हेडिंग बना लो, सेंटर में प्री हिस्टोरिक पीरियड लिख लो, और उसके बाद उसके 3 सब पॉइंट्स बना लो, चार्ट बना लो ऐसे। सबसे पहले लिखो लेफ्ट में पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, देन मीसोलिथिक, and then Neolithic. टाइम पीरियड लिख लो तीनों का। पेलियोलिथिक का है 20 लाख BC टू 10,000 BC, 20 लाख BC टू 10,000 BC। मीसोलिथिक का टाइम पीरियड लिखो 10,000 BC टू 8,000 BC। नियो का लिखो 8,000 टू 4,000 BC। अब जैसे ही इसको डिवाइड किया था प्री हिस्टोरिक को तीन पार्ट्स में, पैलियो, मीजो और नियोलिथिक में, वैसे ही पैलियोलिथिक को आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक, जिसको अर्ली पैलियोलिथिक भी कहा जाता है। लोअर और अर्लियर पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड लिखो 20 लाख टू 1 लाख BC, 20 लाख टू 1 लाख BC। नेक्स्ट लिखो मिडल पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड लिखो 1 लाख BC टू 40,000 BC, 1 लाख BC टू 40,000 BC। नेक्स्ट लिखो अपर पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड लिखो 40,000 BC टू 10,000 BC। एक चीज और, जब बुक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे कई जगह पे लिखा होगा BC, फिर BCE भी लिखा होगा, CAD भी लिखा होगा, CE भी लिखा होगा, ठीक है। तो आज जो है उसकी कंफ्यूजन पहले ही दूर कर लो, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट।
मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। और बीसी, जहां पे बीसी लिखा होगा ना, जिन बुक्स में बीसी लिखा होगा उनमें आगे एडी लिखा होगा, ठीक है। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, एनो डोमिनी, एडी मतलब जिस साल में क्राइस्ट का बर्थ होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है इसको समझ लेते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो वो इसका मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं होता, जिस साल में क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। बीसी हो गया क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला टाइम, एडी हो गया जिस साल में क्राइस्ट का जन्म होता है, ठीक है। तो एना डोमिनी या एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ब्रैकेट में लिख लो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। उसी तरह कुछ बुक्स होती हैं जिनमें बीसीई और सीई लिखा होता है, ठीक है। तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। तो बीसीई का मतलब ही बीसी है, ठीक है। मतलब बीसीई है और एडी ही सीई है, ठीक है। चारों की फुल फॉर्म्स लिख के इस तरीके से लिख लो। अब जो है एक चीज आपने और सीखनी है आज, आपको ना ये इंडिया का जो मैप है वो बनाना आना चाहिए। तो आज बनाना सीख लो, मैं बता देता हूं कैसे बनाना है आपको। इंडिया का मैप आपको बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। आपकी हिस्ट्री में काम आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। देन आपको अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखना चाहते हो उसमें काम आएगा। ये क्या कहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल रखना चाहते हो वहां पे काम आएगा, ज्योग्राफी में काम आएगा। इनफैक्ट आपकी ये है इकोनॉमिक्स जो है वहां पे भी आपको काम आएगा, ठीक है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, ये थोड़ा और एक्सटेंड होना था। तो जो ये वाली कर्व होती है ना आपकी, ये इसके इक्विवेलेंट आती है, ठीक है। ये वाली कर्व जो होती है ये हमेशा इसके इक्विवेलेंट आएगी, और जो ये वाली चीज होती है वो इसके इक्विवेलेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मैप है वो हमेशा फिर सही बनेगा, ठीक है। ये मैंने इसको क्योंकि थोड़ा सा लंबा नहीं खींचा, अगर लंबा खींचते तो ये सही बन जाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें तो और अच्छे से ये बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार आपको ये सिखाता रहूंगा, ठीक है। तो आपको फाइनली ये चीज आ जाएगी, ठीक है। और तरीका यही होता है कि पहले ये JNK बनाओ, ठीक है, फिर यहाँ से इसको इधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ दो, और इस कर्व के इक्विवेलेंट ये बनाओ, फिर इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर उसके इक्विवेलेंट ये बनाओ, एंड देन इसकी जो बिल्कुल सीध होती है यहाँ पे नीचे जाके इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दो, तो ये आपका इंडिया का मैप बन जाता है। धीरे धीरे बनाओगे, आज अच्छा नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनाओगे। मैंने भी 2-3 महीने बाद बनाया, फिर भी मेरा नहीं अच्छा बना इसी वजह से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो विद क्लासेस जो है आपका ये जो मैप है ये अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो हाँ, लिखो, अब नोट्स बनाओ सबसे पहले इसके बारे में। लोअर पैलियोलिथिक एज या अर्ली पैलियोलिथिक एज। तो यहाँ पे जो ह्यूमन था वो बड़े बड़े जो पत्थर थे उसका यूज करता था, और बड़े पत्थरों के साथ वो शिकार करता था। और जो इसके जो पत्थर होते थे वो जो होते थे वो
नुकीले नहीं होते थे, ठीक है। और उसके अलावा जो पत्थरों का जो ये यूज करता था, या उसके अलावा पत्थर के साथ ही क्लीवर्स का जो यूज है वो किया करता था, ठीक है। जो आपके कल के जो नोट्स मैंने भेजे हैं आपको, उसमें आपको पता चल गया होगा, वहां पे देख लेना कि क्लीवर्स किनको कहते हैं, ठीक है। आई थिंक उस नोट्स में दिया होगा क्लीवर्स के बारे में भी। तो अगर नहीं दिया होगा ना, फिर भी आप ऐसे करना कि आप जो है वो कर लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। स्टोनेज लिख के देन साथ में क्लीवर लिख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्लीवर्स होते हैं वो क्या चीज होती है। तो हाँ, ये बड़े पत्थरों का जो है यूज किया करता था और शिकार किया करता था। और जो ये है क्या कहते हैं, जो अपना ये जो मांस है उसको कच्चा ही खा जाया करता था। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है फायर की डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में। और ये मैप बनाने का रीजन ये था कि इसमें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो ये वाली साइट है, अर्ली पैलियोलिथिक वाली साइट जो है वो कहाँ कहाँ पे मिली है। तो उस वजह से मैंने आपको ये जो मैप है ये लिखवाया, तो उसमें हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज में बिग साइज हैंड एक्सिस, बिग साइज हैंड एक्सिस। नेक्स्ट लिखो क्लीवर्स, क्लीवर्स। अब ये जो हैंड एक्सिस जो थे या क्लीवर्स जो थे ये किससे बनाए जाते थे? तो ये अलग अलग तरीके के रॉक्स के जो है वो बनाए जाते थे, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि उस रॉक के बनाए जाते थे? क्योंकि हमें उस टाइम पीरियड के जो है ये क्लीवर्स या फिर ये जो बिग साइज हैंड एक्सिस जो है वो मिली है। तो जब हमने उसके रॉक को पता किया तो उससे पता चला कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर टाइप के रॉक के ये जो हथियार वगैरह है, ये वाला इंसान जो था लोअर पैलियोलिथिक एज का इंसान इस तरीके के हथियार यूज किया करता था और वो इस तरीके के मटेरियल से बने थे या इस तरीके के रॉक से बने थे, ठीक है। तो कौन कौन सा रॉक था? सबसे पहले लिखो क्वार्जाइट, QUARTZITE, क्वार्जाइट। ये है होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये चीज आज समझ में नहीं आएगी, जब आप करने लगोगे ना, जब हम वहां पहुंचेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो वहां पे स्पेशली एक टॉपिक होता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसमें हम जो अलग अलग तरीके के जो रॉक्स होते हैं उनको करते हैं। तो ये जो चीज है आपको वहां पे समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो चर्ट, CHERT, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। सबसे पहले लिखो दिदवाना, दिदवाना, दिदवाना है आपका राजस्थान में, ठीक है, यहां पे दिदवाना। नेक्स्ट लिखो बेलन वैली, उत्तर प्रदेश, बेलन वैली, उत्तर प्रदेश। ये आपका पड़ता है बेलन वैली उत्तर प्रदेश, जहां पे मिर्जापुर पड़ता है ना आपका, मिर्जापुर के पास वाला एरिया ये बेलन वैली उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में मिर्जापुर लिख लो। नेक्स्ट एक पाकिस्तान में एक जगह है सोहन वैली या सोन वैली भी कहा जाता है उसको, यहां पे SOHN सोहन वैली या सोन वैली SONE सोन वैली, ब्रैकेट में लिख लो पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। उस टाइम पे तो इंडिया का ही हिस्सा था। नेक्स्ट लिखो भीमबेटका, भीमबेटका सबको पता होना चाहिए कहां पे है, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका। उसके अलावा ये जो साइट्स जो हैं ये रिपीट होंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे जहां जहां पे भी आज मान लो आपको पता चल गया ना कि भीमबेटका है, ठीक है, जहां जहां पे भी ये चीज दोबारा आएगी ना तो आपको अपने माइंड में जो है रिपीट करना है कि अच्छा भीमबेटका मैंने कहां पे पढ़ा था, भीमबेटका मैंने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज में, उसमें जब हम कर रहे थे लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, तो वहां पे मैंने भीमबेटका पढ़ा था। तो इसी तरीके से ये जो साइट्स हैं इसी तरीके से याद होगी, ठीक है। अदरवाइज इनको याद करने का और कोई तरीका नहीं है, बार बार इनको जो है अपने माइंड में लाते रहो कि ये चीज जो है इसका जिक्र हो रहा है तो ये कौन सी स्टेट में, मैंने कौन सी स्टेट में इसको पढ़ा था, हाँ मैंने MP में पढ़ा था, किस वजह से पढ़ा था, लोअर पैलियोलिथिक जो आपकी ये है उसके एविडेंसेस जो हैं वो यहाँ पे साइट्स जो हैं ये यहाँ पे पाई गई हैं, तो इस वजह से पढ़ा था। नेक्स्ट लिखो एक और साइट, इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्लास 6 NCERT में मेंशन है इस बारे में। महाराष्ट्र में एक जगह है पटने या पटने, PATNE, महाराष्ट्र में। यहां पे जो है ऑस्ट्रिच एग जो है
जो शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसके एविडेंसेस यहाँ पे पाए गए हैं पटने में, महाराष्ट्र में। ठीक है, किसी भी बुक में इसका जिक्र नहीं है, क्लास 9th एनसीईआरटी उसमें इसका जिक्र है। लास्ट पॉइंट लिखो इसका लोअर पैलियोलिथिक एज का, दिस एज वाज कवर्ड अंडर आइस एज, दिस एज वाज कवर्ड अंडर आइस एज। नेक्स्ट लिखो मिडल पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड भी लिख लो साथ में, 1 लाख BC टू 40,000 BC, 1 लाख BC टू 40,000 BC। लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड नहीं लिखा तो लिख लो, वैसे तो चार्ट में आपने लिखा होगा, पर जहां पे नोट्स बना रहे हो वहां पे भी लिखो। लोअर पैलियोलिथिक एज इसमें लिखो 20 लाख टू 1 लाख BC। जो पिछला मैप है ना लोअर पैलियोलिथिक वाला, उसमें एक जगह मेंशन है, लिखो बोरी महाराष्ट्र में, बोरी महाराष्ट्र। ये जो है अर्लीस्ट साइट थी, जो सबसे पहले मिली थी वो ये थी। ओके, नेक्स्ट मिडिल पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड लिख लिया आपने, 1 लाख BC टू 40,000 BC। इसका लिखो टूल्स लिखो, इसके टूल्स लिखो, स्मॉल हैंड एक्सिस, स्मॉल हैंड एक्सिस। अब जो है ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो उसने पाया कि मैं जो है जो हैंड एक्सिस जो मैं यूज कर रहा हूं उसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि वो भारी भी है, ठीक है, क्योंकि स्टोन की है। अब उससे होता क्या है कि जो ह्यूमन की जो मूवमेंट है ना, भारी चीज को उठा के घुमा के मारने में जो है कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है किसके कंपैरिजन में, अगर वो चीज जो है वो हल्की हो और छोटी हो। ठीक है, तो धीरे धीरे ह्यूमन को ये चीज समझ में आई कि मैं जो है जो भारी एक्सिस जो मैं यूज करता हूं, अगर वो मैं ना यूज करके जो है छोटे साइज की एक्सिस या हल्की वाली एक्सिस जो है उसको यूज करूं, तो जो है मेरा जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब उतने में शेर पंजा मार के चला जाएगा और जितने में इसको ये जो सारा टाइम उठा के उसको उठा के घुमा के मारने में टाइम लगता है, तो उतने में शेर जो होता है उसको पंजा मार के चला जाता था। तो धीरे धीरे ये जब ये इवॉल्व हुआ तो उसको ये समझ में आया कि मैं जो है अपने जो मैं ये यूज करता हूँ, अपने जो हथियार वगैरह यूज करता हूँ, अगर मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा डिक्रीज कर लूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसने जो है छोटे साइज के जो रॉक्स जो है उनका यूज करना शुरू कर दिया। उसके अलावा टूल्स में ही लिखो, सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है वो टूल्स चल रही है, टूल्स में लिख लो सबसे पहले स्मॉल हैंड एक्सिस, देन लिखो फ्लेक्स। फ्लेक्स, फ्लेक्स क्या चीज होती है, फ्लेक्स समझो इसको इस तरीके से। फ्लेक जो होता है, जब दो पत्थरों को आपस में टकराया जाता है ना, तो उनमें से जो एक पत्थर होता है वो टूट के गिर जाता है। ठीक है, टूट के गिरने की वजह से ना जो एक साइड होती है ना उसकी वो नुकीली हो जाती है, तिखी हो जाती है, नुकीली नहीं सॉरी तिखी हो जाती है, तो उसको कहते हैं फ्लेक्स। ठीक है, जब दो पत्थरों को आपस में तोड़ा जाए और जो एक साइड है उस पत्थर की वो नुकीली हो जाए, उसको फ्लेक कहा जाएगा। ठीक है, तो लिखो फ्लेक्स टूल्स में। नेक्स्ट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोबारा से मैप बनाना यही वाला। ठीक है, लिखो उसमें सबसे पहले जो जो चीजें यहाँ पे हैं, एक आपका आएगा डिडवाना आएगा यहाँ पे, दोबारा से मिडिल पैलियोलिथिक के जो एविडेंसेस हैं इसमें मिले हैं डिडवाना में राजस्थान में। देन आपका आएगा भीमबेटका, इस बार नहीं है, बेलन वैली है आपकी। ठीक है, बेलन वैली वही ये मिर्जापुर वाली। देन है आपका नर्मदा वैली। ठीक है, एक ये नई ऐड हुई है नर्मदा वैली, नर्मदा वैली। देन है आपकी तुंगभद्रा वैली, तुंगभद्रा है आपका कर्नाटका के पास, ये तुंगभद्रा वैली। ठीक है, तुंगभद्रा वैली। उसके अलावा ये सोन वगैरह ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चार चीजें आपकी, दिदवाना, बेलन, नर्मदा और तुंगभद्रा। पतने, बोरी ये नहीं है, ये चार है। नेक्स्ट लिखो अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड लिखो 40,000 BC टू 10,000 BC।
40,000 BC टू 10,000 BC। इसमें हेडिंग बना के लिखो, इमर्जेंस ऑफ, हेडिंग नहीं सॉरी अंडरलाइन कर लेना इसको, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस। होमोसेपियन के जो एविडेंसेस है सबसे पहले अपर पैलियोलिथिक एज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंड ऑफ आइस एज। आइस एज यहां पे खत्म हो जाती है अपर पैलियोलिथिक एज में। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट साइट्स। इंपॉर्टेंट साइट्स सबसे पहले लिखो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखो सोहन वैली पाकिस्तान, सोहन या सोन वैली पाकिस्तान, SOHN SONE, देन यहां पे भीमबेटका MP PAK। टूल्स लिखो इसमें अपर पैलियोलिथिक एज में, टूल्स ब्लेड्स और नाइफ्स, ब्लेड्स और नाइफ्स। ब्लेड्स और नाइफ्स या फिर इन दोनों और फ्लेक्स के बीच में क्या डिफरेंस था? फ्लेक्स और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो नाइफ होता है ना उसको तीखा किया जाता है, ठीक है, मतलब एक एंड फ्लेक को जब हमने तोड़ा था तो उससे क्या हुआ था कि उसका जो एक एंड था वो तीखा हो गया था, ठीक है। अब उसके दूसरे एंड पे अगर हम ऐसे टक्कर मारेंगे तो जो उसका दूसरा एंड होगा वो भी तीखा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तीखा पत्थर जो हमारे सामने आ जाएगा जिसको कहा जाएगा ब्लेड या फिर नाइफ। वहीं जो फ्लेक था उसको एक बार जब उसको एक बार हमने वो एक पत्थर से टकराया तो उसका जो एक साइड थी वही तिखी हुई थी तो उसको कहा जाएगा फ्लेक। जब दोनों साइड तिखी है तो उसको कहा जाएगा ब्लेड, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। भीमबेटका सोन वैली हो गया। उसके अलावा हाँ मैंने जो आपको करवाना था इसमें मैंने आपको बताया था ना कि इसके जो ह्यूमन एविडेंसेस जो है वो यहाँ पे मिले हैं। तो श्रीलंका में जो है केव्स हैं, श्रीलंकन केव्स, वहाँ पे जो है फुल फ्लेज्ड रिमेन्स ऑफ होमोसेपियन पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका बना के यहाँ पे लिख लेना एविडेंसेस ऑफ होमोसेपियन, एविडेंसेस ऑफ होमोसेपियन। तो अभी तक जो है इंसान जो है वो शिकार कर रहा है, ठीक है, शिकार करके खा रहा है। पहले क्या करता था, होमोसेपियंस भी आ चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो पका के भी खाना शुरू कर दिया उसने, मतलब आग की डिस्कवरी वो हो चुकी है। अब क्या हुआ है कि इंसान जो था शिकार करता था, गुटों में शिकार करता था, भीमबेटका आ गया, इसका मतलब केव्स जो हैं वो भी आ चुके हैं, ठीक है। तो केव्स में रहना उसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे जो केव्स है उसमें तो फिलहाल अभी तक जो है सिर्फ ग्रुप्स में रहता होगा। धीरे धीरे उसको ये समझ में आएगा कि ये जो सारे जानवर जो होते हैं ना उनको मार के नहीं खाना होता है, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जिनकी हमारे साथ बनती भी है, ठीक है। तो वो जो धीरे धीरे क्या करेगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर देगा। लेकिन जब उसने उस पॉइंट पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू की थी ना, उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की थी कि मैं जो है इनका दूध पिया करूंगा, ठीक है। असल में ये जो दूध होता है ना ये सिर्फ बछड़े के लिए बना होता है, ठीक है। आपने अभी भी देखा होगा बहुत से लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो ये जो गाय का दूध हो गया या बकरी का दूध हो गया, किसी भी जानवर का जो दूध हो गया, वो सिर्फ उसके बछड़े के लिए होता है, ठीक है। जानवर जो होते हैं असल में जो ह्यूमन जो एवोल्यूशन हुई है उसमें जो है जानवर सिर्फ उसको इसीलिए पाला जाता था ताकि कभी कुछ ऐसा वक्त आ जाए कि जो ये जो है इसको शिकार नहीं मिला, तो उस पॉइंट पे वो जो जानवर उसके पास जो है उसके जो जिसको वो डोमेस्टिकेट कर रहा था उसको मार के वो खा सके, ठीक है। तो बेसिक जो शुरुआत में ये जो जानवरों को रखने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इसी वजह से शुरू हुआ था कि किसी दिन जो है शिकार नहीं हो पाता तो वो जो इसी जानवर को मार के वो खा लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, इसके एज सच जो है इतने एविडेंसेस इंडिया में नहीं पाए गए हैं, ठीक है। वो बहुत गिनी चुनी साइट्स जो हैं वो इंडिया में पाई गई हैं। लिखो मेसोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड लिख लो 10,000 BC टू 8,000 BC, 10,000 BC टू 8,000 BC।
यहीं पे जो है क्या कहते हैं आपकी नोमैडिक लाइफ से, जो नोमैडिक लाइफ होती है कि जो ये जो है भटकते रहते हैं ना खाने की तलाश में, उनको नोमैड्स कहा जाता है। तो इसको कहते हैं, ये जो लाइफ जो जीते हैं इनको नोमैडिक लाइफ कहा जाता है। तो पहली बार ऐसा होगा कि ये जो है जो ह्यूमन होगा वो नोमैडिक लाइफ से शिफ्ट होके सेटल्ड लाइफ की ओर मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो इट वाज द ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू सेटल्ड लाइफ। इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज from nomadic life, NOMADIC, nomadic life to settled life, settled life. Next point बनाओ, human started domestication of animal, human started domestication of animals। कौन सा एनिमल जो है उसने सबसे पहले पाला होगा, तो इसके ऊपर बहुत सी डिबेट है, ठीक है। तो मैं आपको सीरियल ऑर्डर बता रहा हूं, इसी सीरियल ऑर्डर में लिख लेना। सबसे पहले शीप, देन गोट एंड देन डॉग्स। शीप, गोट एंड डॉग्स। इसको इस तरीके से मान के देखो कि अगर आपने एक बहुत फेमस बुक है एल्केमिस्ट, ठीक है, अगर आपने वो पढ़ी होगी या फिर आपने अदरवाइज भी अगर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि ये जो भेड़ें चारने वाले होते हैं या बकरियां चारने वाले होते हैं, इनके पास एक कुत्ता हमेशा होता है, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, मतलब इस कहानी को इस तरीके से जोड़ के देख लेना, मतलब याद रखने के लिए, अपने याद रखने के लिए, कि सबसे पहले क्या किया कि उसने भेड़ें और बकरियां उनको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि एक अकेला आदमी को चराने के लिए वो जो है कि एक अकेला आदमी वो कम पड़ता था। तो उन्होंने साथ में क्या किया कि उन्होंने कुत्ते रखने शुरू कर दिया, कुत्तों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि वो जो ये जो भेड़ बकरियां हैं वो अपना जो झुंड है उससे ना भटके, तो उस झुंड में ही रहे। तो उस वजह से उन्होंने इसको जो है ये जो है डॉग जो है भेड़ और बकरियों के बाद में उसको भेड़ और बकरियों को डोमेस्टिकेट करने के बाद जो है जो डॉग है उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। नेक्स्ट लिखो साइट्स, साइट्स जहां पे एविडेंसेस मिले हैं इसके। तो राजस्थान में एक जगह है बदौर करके, बदौर या बगौर, यहां पे बदौर, BADOR, बदौर या बगौर, BAGOR, ठीक है। किसी बुक में बदौर लिखा है, किसी बुक में बगौर लिखा है। तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है एक जगह आदमगढ़, आदमगढ़ ये जगह है मध्य प्रदेश में, आदमगढ़। यहां पे जो एविडेंसेस जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के, ये यहां पे मिले हैं आदमगढ़ में। नेक्स्ट लिखो नियोलिथिक साइट्स, सॉरी नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो ह्यूमन जो था इसने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ, कहां पे, मेसोलिथिक एज में। तो फाइनली ये जो ह्यूमन जो है उसने सेटल्ड लाइफ जो है वो जीनी शुरू कर देता है नियोलिथिक एज में, और जो उसके जो स्टोन जो वो यूज करता है उसके जो साइज है वो धीरे धीरे और कम होता जाता है। फिर धीरे धीरे वो जो है एनिमल इसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। अब धीरे धीरे वो क्या है खेती करनी भी शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब खेती करनी शुरू करेगा तो ये जो है धीरे धीरे कंसेप्ट ऑफ विलेज जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, और जो कंसेप्ट ऑफ विलेज जो एग्जिस्टेंस में आता है वो सबसे पहले नियोलिथिक एज में आता है, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे करना ज्यादा अमाउंट में शुरू कर देता है। देन एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उन क्रॉप्स जो है क्रॉप्स को उगाएगा, तो जैसे मान लो उसने खेती की इसकी वीट की, ठीक है। अब वीट की खेती की है उसने, तो अब वीट को इकट्ठा करके भी रखना है, ठीक है। तो इकट्ठा करके कहां पे रखेगा, तो यहीं से जो आपका पॉटरी मेकिंग का जो काम है वो यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। व्हील की डिस्कवरी हो चुकी है ऑलरेडी, और जो आपका वो है फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो अब जो है वो उस पे जो है ये मटके वगैरह पॉट्स जो है वो बनाना शुरू कर देगा, उसमें जो है वो ये रखने शुरू कर देगा, आपके ग्रेन्स जो है उनको रखना शुरू कर देगा।
पॉट्स में उसने ग्रेन रखने शुरू कर दिया, पॉट्स को भी किसी एक जगह पे रखना होगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, आपकी जो ग्रेनरीज जो होंगी उनकी शुरुआत हो जाएगी। अब ग्रेनरीज बनाने के लिए जो है आपको ईंटों की जरूरत होगी, ठीक है। तो मड ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्ट्री को इसी तरीके से सीरीज ऑर्डर में याद किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये तरीका बताया था कि सबसे पहले उसने भेड़ें और जो बकरियां उसको पालना शुरू किया, अब उसको उसके लिए कुत्ता चाहिए था, उसने उसके लिए कुत्ता पालना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वहां से अब जब ये सब पालना शुरू कर दिया तब उसने धीरे धीरे ये जो है एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहा था, एग्रीकल्चर की तरफ मूव किया तो उसने जो एग्रीकल्चर था वो करना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया तो उसके लिए जो ग्रेन्स उसके पास आए थे उसको इकट्ठा करना था, उसको कहीं पे स्टोर करना था, उससे आपका पॉटरी शुरू हुई, पॉटरी को आगे कहीं पे रखना था, उस वजह से आपकी जो ग्रेनरीज जो है वो शुरू हुई। ग्रेनरी बनाने के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए होगा, वो चाहिए था आपको ब्रिक्स, ठीक है। तो धीरे धीरे उसने मड ब्रिक्स जो है उसका यूज करना शुरू किया। अभी तक जो है एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यूपीएससी आपसे खेलती है वो 4-5 आपको स्टेटमेंट्स दे देगी, ठीक है। फिर फाइनली आपसे बोल देगी कि वो जो मड ब्रिक्स जो यूज की जाती थी वो बर्न्ड मड ब्रिक्स जो थी, पक्की ईंटें जो थी वो यूज की जाती थी, तो वो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी, ठीक है। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सिर्फ मड ब्रिक्स की बात हुई है, ठीक है, पक्की ईंटों की बात यहाँ पे नहीं हुई है। जो पक्की ईंटें हमें मिलेंगी वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाके मिलेंगी, ठीक है। तो चलो लिखो इसके बारे में। Human started living settled life. Human started living settled life. Next लिखो, the concept of village started. Concept of village started. Second point, started focusing on agriculture and domestication of animals. Started focusing on agriculture and domestication of animals. नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, जो जो क्रॉप्स जो है उसने उगानी शुरू की ह्यूमन ने। सबसे पहले लिखो बार्ली, बार्ली, जौ जिसको कहते हैं जौ। एक और चीज, इस पे भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि सबसे पहली क्रॉप जो थी, जो उगाई गई थी वो कौन सी थी, तो वो बार्ले थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो राइस, राइस, वीट, WHEAT, वीट, लेंटिल, लेंटिल, लेंटिल होती है आपकी मसूर की दाल। देन लिखो लिनसीड, लिनसीड, देन लिखो ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग, बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मेकिंग पे अंडरलाइन लगाओ। ऊपर ऊपर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे अंडरलाइन लगाओ, बार्ली पे अंडरलाइन लगाओ, बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरीज, ग्रेनरीज पे अंडरलाइन लगाना, विद मड ब्रिक्स, विद मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स पे अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट लिखो दिस एज सॉ remarkable technological progress, this age saw remarkable technological progress in western and southern Asia, western and southern Asia. The people developed the art of cultivation, comma pot making, comma house building and storing grains. Full stop. In Indian subcontinent, villages were established for the first time. Villages were established for the first time.
नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, बोन टूल्स, जो जानवरों की हड्डियां होती हैं, बोन टूल्स वर ऑल्सो यूज्ड। जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया बोन टूल से पहले वाला, नोट करना कि ये जो ऊपर हमने 3 से 4 पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, वो जो इतने बड़े पॉइंट्स हमने 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, वही चीज जो है हमने एक ही लाइन में डिस्कस कर दी है, एक ही लाइन में उसको लिख दिया है। तो जब आपने अपना मेंस का आंसर लिखना है तो वो भी आपका जो आंसर होना चाहिए इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की 3 लाइनें चेक करना, वो जो है जब हम लिख रहे हैं कि ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ, कंसेप्ट ऑफ विलेज स्टार्टेड, ह्यूमन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वर ये एंड ये, देन बिगिनिंग ऑफ पोट्री मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरीज विद बड ब्रिक्स, ठीक है। ये जो आपकी जो चीजें हैं ना, ये है बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमने जो लाइन लिखी है, इसको कहते हैं कि इन सारी चीजों को एक ही लाइन में फ्रेम कर देना, और जो आपके जो आंसर्स जो लिखे जाएंगे ना, मेंस वाले आंसर्स, वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। और ये इस तरीके के लिखने का जो आर्ट है, या इस तरीके को के लिखने की जो साइंस है, वो टाइम के साथ आएगी, ठीक है, 2-3 महीने लग जाएंगे उसको। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट साइट्स। सबसे पहले लिखो मेहरगढ़। इसको एज इट इज बनाना, जैसे बना रहा हूं मैं। यहां से आपकी रिवर जाती है, ये सारी रिवर्स है, ठीक है, जो रेड कलर से कर रहे हैं ना, ये रिवर्स है। सबसे पहले साइड लिखो मेहरगढ़। यहां पे एविडेंसेस ऑफ व्हीट एंड कॉटन जो है वो मिले हैं, व्हीट एंड कॉटन, और साथ में बार्ली के भी। मेहरगढ़ ये यहां पे है, लेफ्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर। मेहरगढ़, इसको मैप पे भी बनाना, साइड में भी लिखने हैं ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ आपको। तो ब्रैकेट में लिख लो लेफ्ट साइड ऑफ द इंडस रिवर, साथ में लिख लो फर्स्ट साइन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, कॉटन एंड बार्ले। व्हीट, कॉटन एंड बार्ले। नेक्स्ट लिखो आलमगीरपुर। यह है यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में। यहाँ पे जो राइस हस्क हैं वो मिले हैं, तो जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो राइस जो है उसकी कल्टीवेशन होती होगी। तो फर्स्ट साइन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कहाँ पे? आलमगीरपुर में, यूपी। नेक्स्ट लिखो चिरांद बिहार। CHIRAND, चिरांद, ये कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट लिखो बुरज़ाहोम। बुरज़ाहोम, BURZAHOM, बुरज़ाहोम, यहाँ पे है J&K में। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी करवाना, जहाँ पे कोई ना कोई एविडेंस मिला है ना, जो पहली बार जहाँ पे कोई ना कोई चीज मिली है, जैसे यहाँ पे बार्ले और व्हीट के एविडेंसेस मिले हैं, साथ में कॉटन के। यहाँ पे पहले एविडेंस मिले हैं राइस के, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपका बुरज़ाहोम, यहाँ पे जो है एक कब्र मिली है जहाँ पे इंसान और जो कुत्ता है उसको एक साथ दफनाया गया था, ठीक है, बुरज़ाहोम में। बुरज़ा, BURZAHOM, बुरज़ाहोम, यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ डॉग। नेक्स्ट लिखो गुफकराल। गुफकराल भी यहीं पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। गुफकराल, GUFKARAL। ये मैं मैप भेज दूंगा आपको एज इट इज ही, लेकिन आज नहीं भेज पाऊंगा, कल या परसों भेजूंगा ये।
नेक्स्ट लिखो हलूर। हलूर, हलूर जो है वो आपका ये कावेरी रिवर है, इसके पास है कर्नाटका में। HALLUR, हलूर, कर्नाटका। यहाँ पे कॉपर के एविडेंसेस पाए गए हैं। उसके अलावा कुछ साइट्स जो हैं वो और हैं। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में एक और चीज लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेड बास्केट। उस टाइम पे इसको ब्रेड बास्केट कहा जाता था। ब्रेड बास्केट क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो था, वीट के एविडेंसेस मिले, तो यहाँ पे वीट जो है काफी ज्यादा अमाउंट में बनाई जाती होगी। ये कहाँ पे पड़ता था उस टाइम पे? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, इसके पास से जो रिवर गुजरती है उसका नाम है बुलार रिवर। बुलार रिवर। देन यहाँ पे महाराष्ट्र में दैमाबाद जो है, यहाँ पे दैमाबाद, ये भी नियोलिथिक साइट है। ठीक है, दैमाबाद का जिक्र पहले भी हुआ था आपका। उसके अलावा यहाँ पे आंध्रा और जो तेलंगाना है उसके बॉर्डर पे यहाँ पे एक पड़ता है आपका कुरनूल, KURNOO, कुरनूल, NWL, कुरनूल केव्स। उसी के साथ यहाँ पे पड़ता है पीएमपाली, आंध्रा में ही, PIYAMPALI, पीएमपाली। ये भी आपकी नियोलिथिक साइट है। दैमाबाद इसलिए फेमस है, दैमाबाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सदर्न मोस्ट जो है साइट है। ठीक है, सदर्न मोस्ट एंड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये यहाँ तक है, दैमाबाद तक। ये जब इंडस वैली सिविलाइजेशन करवाऊंगा तब बताऊंगा आपको। फिलहाल इसको एज ए नियोलिथिक साइट ही लेके चलो। एक और है आपका कोलडीवा, ये इसी के पास में है, मेहरगढ़ के पास, सॉरी हाँ, इसके पास एक और जगह है आलमगीरपुर के पास ही, यूपी में ही, महागढ़, MAHAGARH, महागढ़। और इसी के पास यूपी में ही एक जगह है कोलदीवा, KOLDHIWA, कोलदीवा। तो ये सारी जो थी आपकी नियोलिथिक साइट्स हैं। तो इसी के साथ जो ये जो आपका स्टोन एज है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है आपका जो मेटल एज है वो शुरू हो जाती है। तो ये वाली जो सारी साइट्स जो है ना, ये स्टोन एज में इसी वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टोन के जो ऑर्नामेंट्स, सॉरी स्टोन के जो वो थे, जो पत्थर जो थे, पत्थर से जो आपके ये जो मटेरियल थे जिससे ये शिकार वगैरह किया करते थे, वो स्टोन का हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया जाएगा, धीरे धीरे जो है मेटल जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मेटल जो है ये फाउंड कर लेंगे, तो सबसे पहला जो मेटल फाउंड होगा वो होगा कॉपर का। ठीक है, तो जो वाली जो साइट्स जो है ये खुद को इतना डेवलप कर लेंगे कि उनको जो है मेटलर्जी के प्रोसेस में वो आ जाएंगी या मेटलर्जी करना स्टार्ट कर देंगी, वो वाली साइट्स जो है आगे जाके आपकी चार्कोलिथिक एज में वो हो जाएंगे। चार्कोलिथिक एज की जो है साइट्स जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, तो चार्कोलिथिक एज में बेसिकली जो है जो कॉपर जो है उसका यूज किया जाता है। देन फर्दर जो साइट्स जो है कॉपर के साथ ये टिन मिक्स कर देंगे तो जिससे बन जाएगा ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस टिन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। तो जो साइट्स जो है खुद को जो है इतना डेवलप कर लेंगे कि वो जो है ब्रॉन्ज डेवलप कर लेंगे, या ब्रॉन्ज की जो साइंस जो है किस तरीके से ब्रॉन्ज को बनाना है उसके अंदर आ जाएंगी, वो जो साइट्स जो है वो आगे जाके आपकी ब्रॉन्ज एज की साइट्स जो है वो बन जाएंगी। एंड देन फाइनली जो अभी जो एज चल रही है वो आपकी मेटल एज चल रही है, सॉरी आयरन एज चल रही है। तो आयरन एज बेसिकली जो शुरू होती है उसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके अब तक जो है हमारी आयरन एज ही वो चलती आ रही है। ठीक है, तो मेटल एज कर लो, और जैसे हमने वो जो ग्राफ जो है चार्ट बनाया था अपना
स्टोन एज वाला, वैसे ही मेटल एज का नेक्स्ट पेज पे चार्ट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मेटल एज का चार्ट बना लो। मेटल एज में आज हम जो है सिर्फ चारकोलिथिक एज करेंगे, और जो ब्रॉन्ज एज जो है उसी को आगे जाके आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट बना लो अपना इसका मेटल एज का। ये मैप हमें चाहिए क्योंकि मैप में मैंने आपको जो साइट्स जो है वो मेंशन करवानी है, तो मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है। मेटल एज का चार्ट, मेटल एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। चारकोलिथिक CHAL CO LITHIC चारकोलिथिक, देन ब्रॉन्ज एज BRONZE ब्रॉन्ज एज, and then finally iron age। टाइम पीरियड लिख लो चारकोलिथिक का 2800 BC टू 700 BC। असल में ये खत्म हो चुकी थी 1500 BC तक की, ये खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक साइड जो है 700 BC में हमें मिलती है, तो जिस वजह से इसका जो टाइम पीरियड है चारकोलिथिक का वो इतना आगे चला गया, ठीक है। देन आपकी ब्रॉन्ज एज जो है वो 2600 BC से लेके 1900 BC तक, BC टू 1900 BC, एंड देन आपकी आयरन एज 1000 BC टू टिल नाउ, ठीक है। लिखो चारकोलिथिक एज, इसके बारे में लिखो। सबसे पहली लाइन जो है स्टार मार्क करो उस पे, ये अंडरलाइन कर लेना। चारकोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज कॉपर एज, कॉपर एज। उसके अलावा एक सवाल पीपीएससी पूछ चुकी है, यूपीएससी पूछ चुकी है, फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज व्हाट, कौन सा था वो मेटल, तो वो मेटल था कॉपर का, मतलब वो मेटल था कॉपर। तो द फर्स्ट मेटल दैट वाज एवर डिस्कवर्ड वाज कॉपर। उसके अलावा ऐसी समझ लो इसको, जो पहले का जो टाइम हुआ करता था ना, उसमें जो है जो हमारे पास जो मिरर थे वो नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे कि कॉपर को ही इतना ज्यादा पॉलिश करते थे कि उसमें से ही जो ह्यूमन की जो इमेज जो है वो सामने दिखने लग जाती थी, ठीक है। तो जो ये सवाल पीपीएससी पूछ चुकी है एक बार 2015 में पीपीएससी ने ये सवाल पूछा था अपने प्री में कि जो है इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा था जिसको जो है आपकी चारकोलिथिक एज में जो है एज ए मिरर यूज किया जाता था। उसमें 4-5 जो थे चीजें जो थी उनके नाम मेंशन किए थे, और उनमें से एक ऑप्शन था आपका कॉपर, तो उसमें राइट ऑप्शन जो था वो कॉपर ही था। तो अब लिखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। हलूर कर्नाटका, ये रहा कावेरी रिवर के पास अभी किया हमने, हलूर कर्नाटका। देन बानास वैली राजस्थान, बानास वैली राजस्थान में यहाँ पे एक लूनी रिवर जाती है, ठीक है, लूनी रिवर के पास है यहाँ पे बानास। बानास वैली राजस्थान। देन मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश, मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश। देन है आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, नेक्स्ट लिखो चंदौली महाराष्ट्र। दैमाबाद के नीचे है चंदौली, चंदौली के पास से एक रिवर जाती है, रिवर भीमा, ठीक है, रिवर भीमा ये आगे जाके मिल जाती है आपकी रिवर कृष्णा के साथ, कृष्णा। तो ये जो रिवर भीमा है उसके पास है ये चंदौली।
ये मैप सारे एक ही ना बनाना, ठीक है, जैसे मैंने एक ही में बना दिया, आपको अलग अलग मैप्स बनाने हैं। इसके लिए मीसोलिथिक पीरियड के लिए अलग, नियोलिथिक के लिए अलग, लोअर पैलियोलिथिक के लिए अलग, और मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के लिए एक ही बना देना, ठीक है। देन चारकोलिथिक के लिए अलग, ठीक है। इसमें एक पॉइंट नोट डाउन कर लो स्टार मार्क करके, चारकोलिथिक एज या फिर चारकोलिथिक साइट्स इज एवरीवेयर एक्सेप्ट गंगा और अलुवियल प्लेन्स, गंगा और अलुवियल प्लेन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया a very different kind of culture developed, which even using metal but never reached the level of urbanization, in Chalcolithic age, tools of copper and stones were used. Next लिखो important crops, उसमें लिखो wheat, barley, rice, linseed, black gram, green pea. Next point, people used mud bricks for construction, ठीक है। अभी भी जो है बर्न ब्रिक्स जो है वो यूज में नहीं आई है। नेक्स्ट लिखो, कॉटन एंड सिल्क थ्रेड्स फाउंड इन महाराष्ट्र। क्यों मिले होंगे कॉटन और सिल्क थ्रेड्स? रीजन बीइंग के जो महाराष्ट्र की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, महाराष्ट्र के पास वाले एरिया की, और जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए यूजफुल होती है। अब आते हैं सिल्क क्यों मिला होगा। कर्नाटका के पास ये जो है सिली कल्चर जो है ये ज़्यादा फेमस है। कर्नाटका के पास जो है ये जो सिल्क जो आपके ये जो होते हैं जो सिल्क बनाते हैं, जो क्या कहते हैं इनको, कोकून्स जो हैं या जो भी कहते हैं इनको, तो वो जो है वो जो वहाँ पे कर्नाटका के पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब कर्नाटका और इसका बॉर्डर जो है क्योंकि वो करता है शेयर करते हैं दोनों आपस में बॉर्डर, तो उस वजह से जो है उसके थ्रू क्या कहते हैं वहाँ के जो है जो बिजनेसमैन जो है या वहाँ के व्यापारी जो है वो महाराष्ट्र में आके वो यहाँ पे दे देते होंगे, तो इसी वजह से महाराष्ट्र में इसके जो सिल्क थ्रेड्स जो है वो पाए गए हैं, एविडेंसेस उसके पाए गए हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कल्चर्स ऑफ चारकोलिथिक एज, कौन कौन से कल्चर जो है वहां पे चारकोलिथिक एज में पाए गए थे या एग्जिस्ट करते थे। सबसे पहले लिखो जारवे कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। तो मैंने आपको बताया था ना ये चारकोलिथिक जो था ये 1500 बीसी के आसपास ही खत्म हो जाना था, ठीक है, या 1900 बीसी के आसपास खत्म हो जाता। ये 700 बीसी तक चला गया क्योंकि एक कल्चर जो है वो हमें 700 बीसी के टाइम पीरियड में फाउंड होता है, तो उस कल्चर का नाम है जारवे कल्चर, जिस वजह से ये इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है चारकोलिथिक की 2800 लेके 700 बीसी तक जाती है, ठीक है। जारवे कल्चर महाराष्ट्र, टाइम पीरियड लिख लो 700 बीसी। नेक्स्ट कल्चर लिखो आहारा कल्चर ऑफ राजस्थान। कैथा KAYATHA कैथा कल्चर ऑफ चंबल, ब्रैकेट में लिख लेना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखो सवालदा कल्चर ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद लिखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आज का, टेराकोटा इमेज ऑफ विमेन वर फाउंड। ब्रैकेट में लिख लो क्ले
क्ले से बनाई हुई विमेन की जो इमेज है वो वहाँ पे फाउंड की गई है। क्ले होती है चिकनी मिट्टी, ठीक है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आज जो है 2022 चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है कल्चर कब का, ये 2800 BC से पहले का कल्चर है, ठीक है। और कितना पुराना इसकी इस बात का अंदाजा लगाओ कि अभी जो वेद भी नहीं लिखे गए हैं आपके, ठीक है। इतना पुराना कल्चर है, सॉरी इतनी पुरानी टेराकोटा की इमेज है, मतलब मिट्टी से बनाई हुई मूर्ति है। तो उस टाइम का जो उस टाइम के जो मिट्टी रही होगी या उस टाइम का स्पेशली जो आर्टिस्ट रहा होगा उसने उसे कितने अच्छे तरीके से उस मिट्टी को गूंथा होगा या फिर जो है कितने अच्छे से उस चीज़ को बनाया होगा कि वो जो चीज़ है आज तक प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये इस चीज़ से पता चलता है कि उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे वो कितने बेहतरीन रहे होंगे। तो लिखो टेराकोटा इमेज ऑफ वीमेन वर फाउंड, ब्रैकेट में लिख लो क्ले। उसके अलावा एक दो तीन चीजें और लिखो इसके बारे में, चारकोलिथिक एज के बारे में। दे वर द फर्स्ट टू यूज मेटल, दे वर द फर्स्ट टू यूज मेटल। नेक्स्ट लिखो पीपल ईट बीफ एंड पोर्क, पीपल ईट बीफ एंड पोर्क। नेक्स्ट लिखो कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड, कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड, वो बता दिया मैंने आपको महाराष्ट्र में जो इसके एविडेंसेस जो मिले हैं। नेक्स्ट लिखो फिश हुक्स हैव बीन फाउंड इन वेस्ट बंगाल, फिश हुक्स हैज बीन फाउंड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट लिखो नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में इनको नहीं पता था। नेक्स्ट लिखो मालवा वेयर, मालवा वेयर WARE, मालवा वेयर richest among this age, सॉरी मालवा प्लेट्यू के जो लोग थे वो रिचेस्ट थे इस एज में। नेक्स्ट लिखो इन दहमाबाद, दहमाबाद ये वाला, यहां पे रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स, रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स। अब ये ब्रॉन्ज गुड्स हो सकते हैं कि इस एज के हों, ब्रॉन्ज एज के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि ये देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं ना 2800 से 700, 2600 से 1900, ठीक है। तो वो फाइनली वो ये नहीं पता चल पाया कि हाँ ये जो ब्रॉन्ज गुड जो है ये चारकोलिथिक एज का है या फिर ब्रॉन्ज एज का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दहमाबाद में बस आप इतना याद रखो कि दहमाबाद से जो है ब्रॉन्ज गुड्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज की क्लास। प्री हिस्टोरी, हमारी प्री हिस्ट्री जो थी हमारी वो यहीं पे खत्म हो चुकी थी जब हमने न्यूलिथिक एज जो है उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा टॉपिक जो है आगे बढ़ाया। ये टॉपिक आगे बढ़ाने का रीजन ये था कि कल की जो क्लास होगी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके नोट्स आपको भेज दिए थे वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नोट्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा आज ही भेजने की, अगर ना भेज पाए तो कल जो है क्लास से पहले आपको उसके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा ये वाले जो नोट्स हैं, ये हैंड रिटन वाले जो मेरे नोट्स हैं ये आपको मैं सेंड कर दूंगा कल। ये नोट्स आज नहीं आ पाएंगे, ये नोट्स कल ही आएंगे आपके पास। तो कल वाले जो हैंड रिटन नोट्स होंगे और ये वाले जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ये आपको कल मिल जाएंगे। और उसके अलावा नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मैप्स ज़रूर बनाने हैं, कोशिश करना है जब भी मेंस में अपना आंसर राइट करो तो ये जो मैप जो है ये वहाँ पे भी जहाँ पे बन सकता है उस मैप को वहाँ पे बनाओ, ठीक है। और ये मैप बनाने की कोशिश करो, मैप बनाना सीख लो और उससे भी ज़्यादा कोशिश करो कि 10 से 12 सेकंड में ये मैप जो आपका बन के रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल जैसे धीरे धीरे हम जो है ये मैप्स जो है ये बनाते रहेंगे तो आप भी कोशिश किया करो कि मेरे साथ ही मैप बना लिया करो, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आज मैंने भी बहुत टाइम बाद बनाया था, 3-4 मंथ के बाद मैंने जो है मैप बनाया था तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज ये 10 या 15 सेकंड में ये जो मैप होता है ये आपका बन जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि ये जो है आपका इसको जो है जो अपना जो मेंस आंसर राइटिंग है स्पीड बढ़ाओ अपनी, कोशिश करनी है धीरे धीरे जो अपनी जो मेंस आंसर राइटिंग जो है उसको 6 मिनट में अपना जो आंसर है वो आपको फिनिश कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। कल की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।